अब वो स्मार्ट असिस्टेंट घर से भेजी गई कुछ बहुत ही पुरानी और बेकार फाइलों को अच्छे से सेट करके एक जगह लगा रहा था। तो अचानक उसके हाथ कई साल पुरानी एक छुपा कर रखी गई सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लग गई, जो मेरी मां की उस जानलेवा कार दुर्घटना के संदिग्ध हालातों के बारे में पूरी जानकारी देने वाली एक सॉलिड कॉपी थी, जिसमें साफ लिखा था कि वो भयंकर एक्सीडेंट कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल था और सारा का सारा सिस्टम एकदम हैंग हो गया। वहां कुछ ऐसे सबूत मिले जो साफ इशारा कर रहे थे कि किसी ने जानबूझकर ये कांड किया था, और इसका सबसे बड़ा फायदा सीधा सीधा मिंगहोंग को हुआ था, जिसने बहुत ही तेजी से तरक्की की और पूरे फॉन्ग ग्रुप पे अपना कब्जा जमा लिया। और बिल्कुल उसी वक्त उस कंपनी में बैठे उसके अपने एक एकदम खास और छुपे हुए सीक्रेट खबरी ने भी तुरंत एक बहुत अर्जेंट मैसेज भेजा कि ये पूरा फॉन्ग ग्रुप तो अब अंदर से बहुत पहले ही पूरी तरह से एकदम खोखला हो चुका है। सच में फांग मिंगहोंग ने इन कुछ सालों में पब्लिक के करोड़ों रुपयों का तगड़ा घपला किया था और उन सारे पैसों को बहुत ही चालाकी से विदेशी खातों में भेजकर एक बहुत बड़ा और खतरनाक रायता फैला दिया था। और वो नल्ला फांग जुन और उसकी वो चुड़ैल मां लिन वान सिर्फ ये सब जानते ही नहीं थे, बल्कि इस पूरे कांड में बराबर के हिस्सेदार भी थे। अब इस ग्रुप पर बहुत भारी कर्ज है और ये एकदम दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। लेकिन शिनबुयू की तो तब हवा टाइट हो गई जब उस खबरी ने उसे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक सीक्रेट वाली वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दी। उस रिकॉर्डिंग में वो छपरी अपने किसी सो कॉल्ड दोस्त के साथ फोन पर बकवास कर रहा था और वो खुलेआम कह रहा था कि उस वक्त मैं जानबूझकर उस टूटी हुई सीढ़ी से नीचे गिरा था बिल्ली को बचाने का नाटक करते हुए, ताकि मैं उसकी अटेंशन पा सकूं, क्योंकि ऐसी लड़कियों का सख्त लौंडा पिघल गया वाला हाल बहुत जल्दी होता है। सच में उस समय मैंने खुद ही ये पूरा ड्रामा रचा था। मुझे पता था कि वो बाहर आने वाली है, इसलिए मैंने एकदम सही टाइमिंग बिठाई और उससे जानबूझकर टकरा गया। क्या एक्टिंग थी। और क्लब की उस लाइट के लिए मैंने एक बंदे को पैसे देकर उसे ढीला करवाया था। मेरा इरादा था कि उसे तगड़ी चोट लगे, लेकिन वो सिर्फ उसे हल्का सा ही निकली। लेकिन फिर भी मेरा काम तो हो ही गया। वो फांग शू खुद को समझता क्या है, क्या उसकी औकात भी है मेरे साथ मुकाबला करने की। नल्ला साला शुरू से लेकर अंत तक उसका दिल हमेशा से सिर्फ और सिर्फ मेरा ही रहा है। एक छोटी सी चाल चली और वो मेरे जाल में फंस गई। और तो और मैंने फांग शू को भी दूर भिजवा दिया और उसे कई दिनों तक बंद रखा। उस पल जाकर आखिरकार उसे पूरी सच्चाई दिखी और वो झूठा प्यार जिस पर वो इतना भरोसा करती थी, वो शुरू से लेकर अंत तक एक बहुत ही शातिर तरीके से रची गई धोखेबाजी थी। और उसने मुझे जो दर्द दिया था वो सब पूरी तरह से इन्हीं झूठी बातों पर टिका हुआ था। वो और कुछ नहीं बल्कि एक पूरी तरह से बेवकूफ और ढक्कन लड़की थी। इस चालाक माँ और बेटे ने अपनी उंगलियों पर बहुत ही बुरी तरह से नचाया था। ये सब सुनकर वो एकदम से लड़खड़ाकर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी और उसका चेहरा सफेद कागज जैसा की तरफ फीका पड़ चुका था। उसने तुरंत किसी को भेजकर उस नीच को अपने कमरे में बुलवाया और जब उसने वो सारे पक्के सबूत उसके मुंह पर दे मारे तो उस फट्टू ने शुरू में खुद को बचाने के लिए खूब झूठी बकवास की, लेकिन उन ठोस सबूतों और उसके भयंकर गुस्से के आगे वो पूरी तरह से टूट गया और जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। फिर बोला, मेरी जान, ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा सच्चा और गहरा प्यार करता था। सच में मेरी कसम प्यार करता हूँ। मेरा तो जैसे दिमाग ही खराब हो गया था। मैं बस इतना चाहता था कि तुम मेरी थोड़ी और परवाह करो। मुझे माफ कर दो प्लीज मेरे यार। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। प्लीज मुझे सिर्फ एक और आखिरी मौका दे दो मेरी जान। उसने नीचे उस नीच के मुड़े हुए और रोते हुए घटिया चेहरे को देखा। उस बदसूरत शक्ल को देखकर उसके दिल में रत्ती भर भी कोई दया नहीं आई, बल्कि उसे सिर्फ और सिर्फ भयंकर वाली घिन महसूस हो रही थी। और ठीक उसी वक्त उसके दिमाग में बिना किसी कंट्रोल के अचानक से मेरा हंसता हुआ चेहरा घूमने लगा। कसम से भिड़ू, चाहे मेरी हालत कितनी भी खराब क्यों न रही हो, मैंने उस फट्टू की तरह कभी भी किसी के सामने इस तरह गिड़गिड़ाकर भीख नहीं मांगी थी। और अब इस पल में आकर उसे आखिरकार सब कुछ समझ आ गया था कि उसके पागलपन की असली वजह वो दोगला और झूठा इंसान नहीं था। वो सिर्फ झूठ पर बना एक खूबसूरत धोखा था। असली वजह तो मैं था, एकदम असली और सच्चा, जिसने मुझे इतना ज्यादा दर्द देने के बावजूद भी हमेशा उसे अपना मानकर सिर्फ और सिर्फ बेइंतहा प्यार ही किया था और बिना किसी मतलब के अपना पूरा सच्चा दिल और प्यार उसे दे दिया था। उसकी वो सारी झूठी जिम्मेदारी और पुराने प्यार का वो सारा का सारा फालतू ड्रामा सिर्फ एक बड़ा झूठ था, खुद को ही धोखा देने जैसा था। जब पूरी सच्चाई सबके सामने आ गई तो उसने बिना टाइम वेस्ट किए बहुत ही तेजी से और कड़क तरीके से इस सारे बवाल को खत्म करना शुरू किया। उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि वो सारे गैर कानूनी तरीके से हड़पे गए पैसे और प्रॉपर्टी को वापस करे और फिर उसने अपने तगड़े कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया। उसने उन दोनों माँ और बेटे के सारे घटिया कारनामों और क्राइम के पक्के सबूतों को सीधा पुलिस के मुंह पर दे मारा ताकि उनका गेम बच जाए। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस नीच के साथ अपने सारे रिश्ते पूरी तरह से तोड़ दिए और उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। लेकिन ये सब करने के बाद भी उसे अंदर से थोड़ी सी भी शांति नहीं मिली, बल्कि सिर्फ एक खालीपन महसूस हो रहा था। भाई, मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। तुम आखिर हो कहाँ? मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है और मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, चाहे मुझे माफ करने का सिर्फ 1% ही चांस क्यों ना हो। ये पहली बार था जब उसने अपना सारा एटीट्यूड और घमंड एकदम साइड रख दिया था और वो उस विला के नीचे मेरा इंतजार कर रही थी जो उसकी खबरी ने ढूंढा था। शाम के ठीक 7 बजे उसने अपने हाथ में एक बहुत ही सुंदर सा बैग पकड़ा हुआ था जिसके अंदर उस पुरानी और मेरी सबसे फेवरेट मिठाई वाली दुकान का एक बहुत ही स्पेशल सिग्नेचर केक रखा हुआ था जो उसने खास तौर पर दूर से फ्लाइट में मंगवाया था। उसे अच्छे से याद था कि मुझे मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, खासकर जब मेरा मूड एकदम सड़ा हुआ होता है तो कुछ भी मीठा खाने से मेरा सारा गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। लेकिन वो पूरी रात कार में मेरा इंतजार करती रही जब तक कि उसकी आंखें पूरी तरह लाल नहीं हो गईं और उसका चेहरा एकदम बुरी तरह से उतर नहीं गया। जैसे ही आसमान में सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी, उस फट्टू को एक जानी पहचानी स्पोर्ट्स कार विला के मेन गेट पर आकर एकदम भौकाल में रुकती हुई दिखाई दी। मैं अपनी ड्राइविंग सीट से बाहर निकला और टशन में घूमकर पैसेंजर साइड की तरफ गया। फिर मैंने अपनी बंदी शांग शिंजी के लिए बड़े प्यार से दरवाजा खोला। उसने मेरे बालों में हाथ फेरा और कुछ ऐसा बोला जो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैं उस बात पर एकदम जोर से हंसा। ये सब देखकर वहां खड़े शिनबुयू की एकदम जलकर राख हो गई और उसने गुस्से में अपनी गाड़ी का गेट खोला। फिर तेज कदमों से मेरी तरफ आकर बोला, फांग जियो यार, हम शांति से बात करें। उसकी मनहूस आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वो नल्ला शिनबुयू था, जिसे देखते ही मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने त्योरियां चढ़ाकर उससे सीधे तौर पर कहा, शिनबुयू तू यहाँ क्यों आया है? हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं है, रुको। शिनबुयू घबराकर आगे बढ़ा और पागलों की तरह हड़बड़ाहट में अपनी जेब से मोबाइल फोन बाहर निकालने लगा। वो मुझे सबूत दिखाना चाहता था और गिड़गिड़ाते हुए बोला, फांग
भाई मेरी बात सुनो, मैंने उस फांग परिवार और उसके खानदान के सारे घटिया कारनामों की अच्छी तरह से पूरी जांच पड़ताल कर ली। मुझे तुम्हें दोष नहीं देना चाहिए था, वो मेरी गलती थी। उस साल गार्डन में जो भी कांड हुआ था क्लब में, वो लाइट स्टैंड गिरने वाली घटना और तुम्हारी सगी माँ का एक्सीडेंट, उन सब में से कोई भी हादसा नहीं था। वो सब उन लोगों का किया धरा था। मैं ही एकदम बेवकूफ और साला अंधा था जिसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया और इससे पहले कि वो अपनी बकवास पूरी करता, मैंने सीधे अपना हाथ उठाकर उसे वहीं चुप करा दिया। मेरी ये हरकत और ये सब देखकर शिनबुयो एकदम शॉक में चला गया और वो सन रह गया। अब पूरा सच सामने आ गया था तो आगे क्या? मैं उस शिनबुयो पर जोर से हंसा। हा हा हा, क्या तुझे लगा था कि मैं तेरे सामने बहुत ज्यादा रोऊंगा, दौड़कर तेरे पास आऊंगा और खुशी से कहूंगा कि चलो आखिर तुझे सच पता चली गया तो अब हम फिर एक साथ हो जाते हैं। शिनबुयो, तेरी ये फालतू की माफी और तेरा ये घटिया पछतावा मेरे लिए अब 2 कौड़ी का भी नहीं है, क्योंकि जो गहरा दर्द मुझे मिलना था वो मुझे मिल ही चुका है। तूने मुझे किसी कचरे की तरह अपनी जिंदगी से बाहर फेंक कर मेरी जो बेइज्जती की थी और उस डिटेंशन सेंटर में मेरी कलाई टूटने का जो भयानक दर्द था, उसे मैं भूला नहीं हूँ दोस्त। ये सब कुछ तेरी एक फालतू सी माफी या फिर तेरे इन दिखावे वाले 2 कौड़ी के बेकार सबूतों से कभी मिटने वाला नहीं है, समझे तुम मिस्टर नूब? बोलते बोलते मेरी नजर अचानक से उसके हाथ में पकड़े उस फैंसी पेपर बैग पर पड़ी और मैं उसे देखकर एकदम सार्कास्टिक तरीके से हंसा कि उसे अभी भी याद है कि मुझे उस जगह के मीठे डेजर्ट्स कितने ज्यादा पसंद थे। क्या बात है प्रेसिडेंट शिन, आपने तो हजारों मील दूर से सीधा एयरफ्रेट करवा लिया, बहुत सही दिमाग लगाया आपने। तो गुरु, मैंने अपनी आंखें उठाई और सीधा उसके पीले पड़े हुए मुर्दे जैसे चेहरे को घूर कर देखा और बोला, लेकिन भाई मैंने बहुत पहले ही ये मीठा खाना पूरी तरह छोड़ दिया है। अब ये सारे मीठे सपने अब मुझे बहुत ही ज्यादा चिपचिपे और एकदम घिनौने लगते हैं। इतना बोलने के बाद मैंने पलटकर उस लुक्के की तरफ दोबारा एक नजर भी नहीं डाली थी। मैं मुड़ा और अपनी बंदी जियांग शिंगजी के पीछे पीछे दरवाजे से अंदर चला गया। जैसे ही वो भारी लकड़ी का दरवाजा जोर से बंद हुआ, बाहर का नजारा पूरी तरह से कटकर खत्म हुआ। वो फट्टू शिनबुयो बाहर एकदम बर्फ की तरह जमा हुआ बहुत देर तक शांत खड़ा रहा और उसके हाथ में केक वाला वो पेपर बैग अचानक से बहुत ही ज्यादा भारी और एकदम बोझ जैसा लगने लगा था। यार, विला के अंदर मैंने अपनी पीठ उस ठंडे दरवाजे से टिकाई और एकदम सिस्टम हैंग वाली हालत में धीरे धीरे फिसलते हुए नीचे फर्श पर जाकर पूरी तरह बैठ गया था। अगर मैं कहूं कि मुझे दुख नहीं था तो एकदम सफेद झूठ होगा। मेरी छाती में अभी भी एक हल्का सा दर्द था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुझे शांति और बहुत भयंकर थकान महसूस हो रही थी। पुरानी चीजों को छोड़ना उतना मुश्किल भी नहीं था जितना मैंने सोचा था। दर्द कम था। शिंगजी मेरे साथ जमीन पर बैठ गई और धीरे से मुझे गले लगाकर प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। शिंगजी ने बोला, फांगजियो, मैं यहाँ तुम्हारे पास ही हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सब अब पुरानी बातें हो गई हैं। मैंने कहा, हाँ यार, ये सब एकदम बीता हुआ अतीत है। बाहर बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी और वो शिनबुयो बारिश में एकदम बर्बाद और खटिया खड़ी वाली हालत में खड़ा था। उसने ऊपर उस खिड़की की तरफ देखा जो उसके लिए अब कभी नहीं खुलने वाली थी। उसकी आंखों में एकदम सन्नाटा था। उसे पता चल चुका था कि जो उसने खो दिया वो अब कभी वापस नहीं मिलेगा उसे। जब वो फट्टू अपने घर वापस लौटा तो शिनबुयो लगातार कई दिनों तक अपने कमरे में ही एकदम चुपचाप बंद रहा और बाहर निकला। उसने किसी से भी मिलने से साफ मना कर दिया, कोई काम धंधा नहीं किया और बस एक लूजर की तरह खिड़की से खाली आसमान को ही घूरता रहता था। यार, मेरी वो कड़वी बातें जो एकदम बेकार थी बार बार उसके कानों में गूंज रही थी और मेरी आंखों का वो खतरनाक लुक मानो जैसे कि मैं कोई अनजान शख्स हूँ, किसी अजनबी को देख रहा हूँ। ये बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। वो इस बात को बिल्कुल हजम नहीं कर पा रहा था कि मैंने उसे लात मारी। अपनी जिंदगी से बाहर वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि कोई दूसरी औरत मेरे साथ खड़ी है। लेकिन मुझे वापस पाने की इस पहली फेल कोशिश ने उसे होश में लाने के बजाय उल्टा उसके अंदर मुझे हासिल करने वाली उस सनक और पागलपन को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से बाहर जगा दिया। शिनबुयो बड़बड़ाया, मैं शिनबुयो हूँ, मैंने जो चाहा है वो हमेशा पाया है। पहले मैं थोड़ा डम था, लेकिन अब मुझे सब एकदम साफ दिखाई दे रहा है। तुझे मेरे पास वापस आना ही होगा। एक बहुत ही पागलपन वाला और एकदम वाहियात सा ख्याल उसके फितूरी दिमाग में पनपने लगा। उसने सोचा कि उसे एक ऐसा नया मौका बनाना होगा जहां मेरे पास उसका सामना करने के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे, जहां मुझे उसकी बहुत सख्त जरूरत पड़े। उसने तुरंत अपने चीफ असिस्टेंट को एक जरूरी कॉल घुमाया, अपनी पूरी ताकत लगा दो और मेरे लिए ये पता करो कि फांगजियो का अगला सबसे जरूरी और बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप आखिर क्या होने वाली है। चाहे जो भी तरीका लगाना पड़े, मुझे हर हाल में उसमें शामिल होना है। उसके उस बहुत ही तेज असिस्टेंट ने उसे तुरंत सारी खुफिया जानकारी दी। मेरी टीम एक बहुत ही टॉप लेवल के 100 साल पुराने लग्जरी ब्रांड के साथ बातचीत कर रही थी जो एकदम तगड़ा ब्रांड माना जाता है, ताकि एक ग्लोबल एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल किया जा सके जो अब अपने एकदम आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर था। ये खबर सुनते ही उस कमीने शिनबुयो की आंखों में एकदम शैतानी सी चमक आ गई थी। यार, उसने बिना टाइम वेस्ट किए शिन कॉर्पोरेशन के नाम से सीधा उस ब्रांड के हेडक्वार्टर में एक पार्टनरशिप का प्रपोजल भेज दिया और एक ऐसा धांसू प्लान पेश किया जिसमें वो खुद का घाटा सहकर भी काम कर लेता ताकि उसे तगड़ी पब्लिसिटी मिल सके। लेकिन उसकी सिर्फ एक ही घटिया शर्त थी कि मेरे साथ होने वाले उस एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग को कुछ टाइम के लिए अभी रोक दिया जाए। शिन कॉर्पोरेशन की ताकत और उसके भौकाल पर कोई शक नहीं था, खासकर इस एशियन मार्केट में तो बिल्कुल नहीं। और ब्रांड के टॉप लेवल वाले भी इतने बड़े प्रॉफिट का लालच देखकर बहुत बुरी तरह से फिसल गए थे। इतने तगड़े फायदे ने उन्हें थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था, जिसकी वजह से वो रिमोट वीडियो साइनिंग मीटिंग जो पहले से ही फिक्स की गई थी वो अगले दिन के लिए कुछ टाइम के लिए टाल दी गई ताकि और जांच हो सके। जैसे ही ये मनहूस खबर मेरी टीम तक पहुंची, वहां का पूरा माहौल एकदम से बहुत ज्यादा गर्म हो गया। सब टेंशन में थे। मेरे एजेंट ने त्यूलियां चढ़ाकर बहुत ही ज्यादा चिंता के साथ मेरी तरफ देखा और उस वक्त मैं शीशे के सामने खड़े होकर अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। मेरे भाई लोग, मैं अपनी आने वाली मूवी के एक सीन के डायलॉग्स बोलने की तैयारी कर रहा था। ये सब रायता फैलने की खबर सुनने के बाद मेरे पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा था। यार, ये उस घटिया शिनबुयो की पुरानी आदत है। वो मुझे जबरदस्ती झुकाना चाहता है ताकि मैं टूट जाऊं। वहीं से आई झांक सोफे पर आलसियों की तरह सिकुड़ कर बैठा था और आराम से अपना गेम खेल रहा था। उसने ये सब सुनते ही तुरंत अपना फोन नीचे रखा और मेरी तरफ आके बोला, लोड मत ले मेरे होते हुए, उस नीच शिनबुयो की इतनी औकात नहीं है भाई। मेरे पहुंच इतनी दूर तक नहीं है। जब वीडियो कॉन्फ्रेंस फिर से चालू हुई तो ब्रांड के हेडक्वार्टर वाले मीटिंग रूम की उस बड़ी सी स्क्रीन पर मेरी टूटी हुई टीम और उस शिनबुयो के थोबड़े एक के बाद एक दिखाई दिए और फिर मीटिंग शुरू हो गई। ब्रांड के सीईओ ने बहुत ही डरते डरते और एकदम सावधानी से उस बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में अपनी बात को आगे बढ़ाया जो कि शिन कॉर्पोरेशन की तरफ से ऑफर की गई थी। उसकी आवाज में थोड़ा डर और झिझक एकदम साफ सुनाई दे रही थी और ठीक उसी वक्त उस नल्ले शिनबुयो ने अपनी बकवास चालू कर दी थी। वहां शिनबुयो बोला, शिन कॉर्पोरेशन आपके इस ब्रांड की तरक्की को लेकर एकदम सीरियस है।
और हमें लगता है कि अगर हम साथ काम करेंगे तो इसमें हम दोनों का ही बहुत तगड़ा फायदा होगा मेरे भाई। जहां तक ब्रांड एम्बेसडर चुनने की बात है तो मुझे लगता है कि हमें इस पर थोड़ा और सोच विचार करना चाहिए ताकि ये पक्का हो सके कि वो उसकी इमेज और ब्रांड की कोर वैल्यूज के बीच एक तगड़ा तालमेल एकदम परफेक्ट तरीके से बैठे। उसने सीधा नहीं बोला पर निशाना मेरी तरफ ही था, जता रहा था कि मेरी औकात या तजुर्बा इस काम के लायक नहीं है। साला एकदम डेढ़ शाना बन रहा था मुझे नीचा दिखाने के लिए। मीटिंग का माहौल एकदम बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया, सबके तोते उड़ गए और सब सुन बैठे थे। तभी शिनशिनजी की आलसी सी आवाज गूंजी जैसे वो बिना टेंशन के मजे ले रहा हो। शिनशिनजी प्रेसिडेंट। शिन, बहुत दिनों बाद देखे क्या बात है, घर का धंधा पानी आपको बिजी नहीं रख पा रहा जो आप इतनी फुर्सत निकालकर यहाँ फालतू का रायता फैलाने आ गए हो। शिनशिनजी यूरोपियन फैशन सर्कल के एंडोर्समेंट में उंगली कर रहे हो। ये बोलते ही उसने सीधा ब्रांड के सीईओ को घूरा। उसका लहजा एकदम कड़क और खूंखार हो गया था जैसे कि अब वो गेम बजाने वाला हो। शिनशिनजी, चार्ली मेरी यानी फेंग शियाओ की इमेज काम और मार्केट में मेरा भौकाल सबको दिखता है, उसमें किसी तरह का कोई लोचा नहीं है। शिनशिनजी, हमारा शियाओ फैमिली फाउंडेशन हमेशा से तुम्हारे ब्रांड के लिए सबसे तगड़ा और मेन आर्ट स्पॉन्सर रहा है, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। शिनशिनजी, मैं खुद पर्सनली तुम्हारे ब्रांड की फिलॉसफी और काम करने के तरीके की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि तुम लोग असली ओजी हो जो कभी क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। शिनजी, ये फैसला एकदम कड़क है। और रही बात फालतू के बाहरी दखल की जो रायता फैला रहे हैं, वो रुक गया और उसकी तेज नजरें स्क्रीन की तरफ घूमी जैसे वो किसी को खोपचे में लेने वाला ही। शिनजी दूसरी तरफ बैठे शिनबुयू को देखकर बोला, भाई बिजनेस के अपने रूल होते हैं, अपने ये घटिया और दो कौड़ी के पर्सनल ड्रामे यहाँ लाकर कबाड़ा मत कर। इन चीप हरकतों से तू अपना ही तमाशा बना रहा है बे। शिनशिनजी, मैं आज जिस मुकाम पर हूँ अपनी खुद की मेहनत और गोट लेवल हार्डवर्क से पहुंचा हूँ। मुझे किसी खैरात की जरूरत नहीं है जो मुझे फ्री में मौके दे। मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूँ और किसी की ब्लैकमेलिंग तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ये बातें एक जोरदार तमाचे की तरह बुयू के मुंह पर पड़ी और ब्रांड वालों का भी सिस्टम हैंग कर दिया। उसने मेरा एकदम कड़क बीस्ट मोड देख लिया था। शिन फैमिली का रुतबा और यूरोप में उनका जलवा इतना तगड़ा था कि बुयू की कंपनी अभी उनके आसपास भी नहीं फटक सकती थी। उसका पूरा एटीट्यूड और घमंड एकदम कचरा हो गया था। अब मेरी बारी थी। मैंने बिना लोड लिए एकदम बॉस वाली वाइब में ब्रांड की 100 साल पुरानी हिस्ट्री, उनके काम और उनकी सोच के बारे में अपनी धांसू नॉलेज देनी शुरू की और सबका ध्यान खींच लिया था। मैंने अपने एक्सपीरियंस और फ्यूचर प्लान्स को मिलाकर प्रमोशन के ऐसे रापचिक और कड़क आइडियाज दिए, इस सबके दिमाग की बत्ती जल गई। मैं उन्हें दिखा रहा था कि मेरा विजन कितना तगड़ा और दूर का है, एकदम क्लियर। मेरी बातें एकदम प्रोफेशनल और फुल कॉन्फिडेंस वाली थी। मैंने साबित कर दिया कि मैं एक इंटरनेशनल सुपरस्टार बनने का पूरा दम रखता हूँ और मेरा ऑरा एकदम फायर लेवल पर सेट था। सच में ब्रांड के बड़े अफसरों ने एक दूसरे को इंप्रेस होकर देखा। उनका सारा डाउट और झिझक चुमंतर हो गया था क्योंकि मैंने अकेले ही पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया। आखिर में ब्रांड के सीईओ ने उसी वक्त फैसला ले लिया और ग्लोबल एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट पर ऑफिशियली साइन हो गए। ये देखकर बुयू की स्क्रीन सबसे पहले काली पड़ गई। उसका तो तगड़ा पोपट हो गया था और मेरी मौज हो गई। वो अपने खाली और ठंडे ऑफिस में अकेला बैठा रह गया। कान में बस बिजी टोन बज रही थी और गुस्से से उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। एकदम लूजर वाली फीलिंग थी। उसी रात उसका असिस्टेंट डरा हुआ हाथ बांधकर खड़ा था। उसकी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी और बुयू बुरी तरह से पागलों की तरह चिल्लाने लगा। शिनबुयू, वो मुझे गलती सुधारने का मौका क्यों नहीं दे रहा? मेरा दिल टूट गया। मैंने उसे अपनी तरफ से सब कुछ दिया था यार। शिनबुयू, मैं उसे क्या नहीं दे सकता? पैसा, पावर या रुतबा? मैं उसे इसका 10 या 100 गुना भी दे सकता हूँ। मेरी खोपड़ी एकदम सटक रही है। आखिर उसे चाहिए क्या? बुयू की ये भसड़ देखकर बहुत सोचने के बाद असिस्टेंट ने डरते हुए एकदम धीरे से फुसफुसाकर उसे याद दिलाने की कोशिश की। उसका तोते उड़ चुके थे एकदम ही। असिस्टेंट प्रेसिडेंट शिन, शायद मिस्टर फेंग को कभी भी ये बाहर की चीजें और पैसा नहीं चाहिए था। ये सुनते ही बुयू एकदम सन रह गया। उसका फ्यूज उड़ गया और वो बिना कुछ बोले बस झटके में खड़ा रहा। ये सब नहीं चाहिए तो फिर साला उसे क्या